अनीता यहाँ से शायद हैंड राइटिंग में तुम्हारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था ना, फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा देख लो। सो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है। So solubility curves basically it is a graph. It is the graph which shows the different solubility of the solute in solvent with change of temperature. मतलब टेम्परेचर चेंज होने से सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज हो रहा है, ये सॉल्युबिलिटी कर्व से पता चलता है। तो यहाँ पर जो जॉनर ऑफ ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पर जो ऊपर में जो तीन कर्व है, जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम ब्रोमाइड का, so they show the considerable increase in solubility with increasing temperature। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से solubility गराग से बढ़ जाता है, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड solubility is slowly increasing with increasing temperature। मतलब तुम अगर टेम्परेचर स्लोली बढ़ाओ तो solubility भी स्लोली बढ़ेगा। बट एबनॉर्मल चेंज दिखा रहा है कैल्शियम सल्फाइड हाइड्रेट सॉल्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से solubility डिक्रीज होता है। हम लोग को पता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट से प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है हम लोग, ठीक है। वहाँ से 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है और वहाँ से एक सॉलिड मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट का जिप्सम से मिलता है। सो दैट इज व्हाई इट हैज अ एबनॉर्मल solubility trend with the temperature। Next, the another point which is found in the Glauber salt, it is called anomalous solubility. So Glauber salt is sodium sulfate 10H2। So what is found for the Glauber salt? If you increase the temperature, its solubility increases up to a point that is 32.8 degrees Celsius. And after that point, the temperature will decreases. Why? What is the reason? So up to 32.8 degrees Celsius, it remains hydrated. But after 32.8 degrees Celsius, it will change to anhydrous form. That is why solubility decreases. Clear, Babu? So next, the application of solubility curves. First, from this curve or from this graph, the solubility range of any solid solute can be determined with the range of temperature। मतलब कोई भी टेम्परेचर रेंज में कोई भी सॉल्यूट्स का कितना सॉल्युबिलिटी होगा, ये ग्राफ से पता चलेगा बाई अप्लाइंग अ ड्रॉ अ लाइन। ओके, and the solubility of different solutes in a same solvent in a particular temperature can be compare कर सकते हैं डिफरेंट सॉल्यूट को। मतलब NaCl और सोडियम नाइट्रेट, KCl और सोडियम नाइट्रेट किसका ज़्यादा है पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो कैसे तुम एक लाइन ड्रॉ करो, सपोज सपोज मैं दिखा रहा हूँ, सपोज तुम यू विल टेक एन लाइन, विल टेक एन लाइन एंड मेक अ ड्रॉ। ओके, सो देखो यहाँ पर तो टेम्परेचर है, सपोज इट इज अ 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसमें KBr का एक सॉल्युबिलिटी दिखा रहा है, एक KCl का एक सॉल्युबिलिटी दिखा रहा है। तो इससे पता चल रहा है, देखो इसमें KBr का सॉल्युबिलिटी KCl से ज्यादा है। ये कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। So from this graph, a concept can be built that a separation, if a saturated solution is made at a particular temperature, if it is cooled into another lower temperature, the possibility of precipitate out of the solute can be checked। मतलब अगर कोई भी सॉल्यूशन 40 डिग्री सेल्सियस में, सपोज उसका सॉल्युबिलिटी है 20 ग्राम, अब तुम खटाक से उसका टेम्परेचर गिरा कर 10 डिग्री सेल्सियस कर दो, तो उसका 10 ग्राम सेपरेटेड आउट हो गया, मतलब प्रेसिपिटेट हो गया। मतलब 3 ग्राम उससे उसका सॉल्युबिलिटी गिर गया। तो इससे टेम्परेचर डिफरेंस से सॉल्युबिलिटी गिर सकता है और बाकी जो सॉल्यूट है वो उसमें सॉल्युबल है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन चेक इट आउट एज वेल।
तो एक न्यूमेरिकल भी किया था, जो फाइंड द वेट ऑफ सोडियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ प्योर क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 70 डिग्री सेल्सियस. तो गिवन solubility of sodium nitrate is 140 at 70 डिग्री सेल्सियस एंड 100 ग्राम एट 25 डिग्री सेल्सियस. तो हम लोग क्या किया, जस्ट ये टेम्परेचर डिफरेंस से solubility कितना गिर रहा है, 40 ग्राम. Okay, so 40 gram crystal is getting out from the 140 gram of sodium nitrate saturated solution. So to get 60 gram of pure crystal, the sodium nitrate will be taken 210 gram. ये न्यूमेरिकल क्लियर है. तो सिमिलरली और भी एक न्यूमेरिकल था जिसमें 12 ग्राम ऑफ KCl सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस में लिया था, इज इवापोरेटेड टू सॉल्यूट 3 ग्राम. सो कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, मतलब वेट ऑफ द सॉल्यूट 3 ग्राम है, बाकी तो वाटर था, मतलब सॉल्वेंट था, तो 3/9 इंटू 100, 33.3%. ओके. अच्छा, नेक्स्ट था क्या, नेक्स्ट था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर और इन सॉल्वेंट. तो प्रेशर इसमें सबसे ज़्यादा की फैक्टर यूज होता है. तो हम लोग को पता है, जैसे हम लोग जितना भी वाटर बॉडी हम लोग को मिलता है, जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, उसमें क्या रहता है, उसमें ऑक्सीजन रहता है डिजॉल्व कंडीशन. तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ये ऑक्सीजन आता है एटमोसफियर से. तो एटमोसफियर से एटमोस्फेरिक प्रेशर में ऑक्सीजन इसमें सॉल्युबल होता है. जैसे हम लोग को पता भी है, जैसे हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खाते हैं उसमें भी CO2 ऐड होता है. तो CO2 इज एडेड बाय द प्रेशर. मशीन रहता है जिसमें वो प्रेशर डालकर CO2 उसमें घुसा देता है. सो ये पूरा जो प्रिंसिपल है एक लॉ के बेसिस में, इट्स कॉल्ड हेनरीज लॉ. तो हेनरीज लॉ ये बोल रहा है एट ए गिवन टेम्परेचर द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व बाय अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. मतलब कितना प्रेशर तुम यहाँ से डाल रहे हो, अगर तुम प्रेशर बढ़ाओ तो उसका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगा. ठीक है. तो इसमें एक प्रोपोर्शनल साइन है, अगर प्रोपोर्शनल के साइन को उठाओ एक कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम लोग हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं. और ये सॉल्युबिलिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिस गैस का KH का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी इन वाटर लो होगा. मतलब इन वाटर KH ऑफ नाइट्रोजन एंड KH ऑफ ऑक्सीजन का अगर तुम टैली करो तो नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से. So that is why oxygen is more soluble in water than nitrogen. जिसका solubility KH का वैल्यू कम होगा वो ज़्यादा soluble होगा. यही है हेनरीज कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस. क्लियर है. तो नेक्स्ट था टेम्परेचर. तो टेम्परेचर ये था, जैसे विथ राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर कॉज डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन इट. मतलब तुम अगर टेम्परेचर राइज करोगे तो गैस विल एस्केप इट आउट. तो हम लोग को पता है, इसलिए जो पानी हम लोग जब उबाल लेते हैं, जैसे इसको हम बॉयल करते हैं, बॉयल वाटर इज बिकम टेस्टलेस. तो ये दो रीजन से होता है, उसका जो गैस उसमें डिजॉल्व रहता है वो गेटिंग आउट, और उसका जो सॉल्ट वगैरह रहता है वो सेडिमेंट कर देता है. ये दो रीजन से वाटर का टेस्ट इज गेटिंग लॉस्ट. नेक्स्ट द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. ये क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन बाय कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मतलब तुम एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्रिस्टल का सॉल्यूशन बनाया, उसको सडन कूल किया, तो उसको तुमको क्रिस्टल मिल जाएगा. ये क्रिस्टल और सॉलिड का दो टाइप का क्रिस्टल होता है, एक क्रिस्टलाइन होता है, एक अमोर्फस होता है. मैं बोला था लास्ट डे में कि अमोर्फस का कोई शेप नहीं होता है, कोई रेगुलर जियोमेट्री नहीं होता है. क्रिस्टल का एक पर्टिकुलर जियोमेट्री होता है. और मैं ये भी एक एग्जांपल दिखाया था, जैसे कि मार्बल और चौक. जो मार्बल हम लोग का फ्लोर में रहता है उसका भी फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है, और जो चौक हम लोग स्कूल में यूज करते हैं उसका भी फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही है. बट दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट जो चौक है वो तुम इजी में उसको तुम तोड़ सकते हो, पर जो मार्बल है हम लोग को फ्लोर में यूज होता है, वो मार्बल थोड़ा ही तुम तोड़ तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन होता है, उसका एक रेगुलर जियोमेट्री होता है, वो एक रिजिड शेप होता है. तो ऐसे क्रिस्टलाइन जियोमेट्री का सब्सटेंस का डिफरेंट जियोमेट्री होता है, जैसे क्यूबिकल, रोम्बोहेड्रल, ऑक्टोहेड्रल, प्रिज्मेटिक, और भी ज्यादा और भी हो सकता है, ऐसे हेक्सागोनल होता है. ठीक है. सो हम लोग जो किया वो बेसिक जो 4 जियोमेट्री है वो 4 जियोमेट्री यूज किया.
नहीं तो सेम एक जियोमेट्री होता है, और ये जियोमेट्री जो क्यूबिकल होता है उसका साइड और इसका एंगल का बेसिस पे उसको और भी क्लासिफिकेशन तुम कर सकते हो। अब ये क्रिस्टलाइजेशन का मेथड क्या है? मेथड ये है, बाय कूलिंग द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया जो हॉट है, उसको सडनली तुम कूल कर दिया, मतलब इसको लेकर एक आइस क्यूब का बार में तुम रख रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, बाई स्लोली एवरबोर्डिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी तुम कर सकते हो। मतलब एक सॉल्यूशन सैचुरेट ले लिया, उसको तुम स्लोली हीट कर दो नीचे से। और होता है एक सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन तो पता है, यहाँ पर कूल एक कॉटन ले लो और उसमें तुम एक हॉट बेसिन में, जैसे बेस जो सबलाइन करता है जैसे नेप्थलीन, आयोडीन, इसको ले लो, इसको हीट करो तो थोड़ा ये वेपोराइज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कूल होकर यहाँ पर डिपोजिट हो जाता है क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो ये सब है मेथड्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो in some cases to prepare large crystal from small crystal, a seeding crystal is added to make a smaller crystal bigger। मतलब तुम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ले लिया, तो तुम अब क्या किया, एक ब्लू विट्रियल का ऑलरेडी टेकन एक क्रिस्टल ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर इसको ऐसे हैंग कर दिया। तो क्या होगा, तुम अगर ये हैंग करके एक रात के बाद देखो, तो इसको लेकर ऐसे कॉपर सल्फेट का लेयर बन जाता है। কিছু হয়েছে নাকি গো? হ্যাঁ? তাই না? So it will attach to the seeding crystal, uh, and the smaller crystal become bigger. It is a seed crystal. अच्छा, एरपर হচ্ছে water of crystallization क्या है? Water of crystallization is the fixed amount of water that is associated with the hydrated crystal, which is an integral part of the crystal. It is called water of crystallization. जैसे वॉशिंग सोडा, वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2। इप्सम सॉल्ट, वो क्या होता है, MgSO4 7H2। पोटाश एलम, that is K2SO4 Al2SO4 whole size dot 24H2। plaster of Paris, that is CaSO4 dot half H2। blue vitriol, that is CuSO4 dot 5H2। so these are the five crystals, okay, which are formed from what, using water of crystallization। clear? अब एक तुम एक ब्लू विट्रियल लिया जिसमें तुम वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन है, तो उसको तुम अगर हीट करो तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन गेटिंग आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये बिकम एमोर्फस, ऐसा व्हाइट पाउडर जैसा हो जाता है। अब इसको तुम कूल करो और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसमें डाल दो। ठीक है, तो वो फिर से भी ब्लू विट्रियल का कलर ले लेगा। ठीक है, सो एनाइड्रस सॉल्ट क्या है, कोई भी सॉल्ट से अगर तुम वाटर क्रिस्टलेशन को निकाल लो तो जो जो वहां पर रहेगा उसको एनाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। जिनाइली एनाइड्रस सॉल्ट में क्रिस्टल नेचर वो नहीं रहता। ठीक है, तो तुम एक कोई भी सॉल्ट को एनाइड्रस कैसे कन्वर्ट करोगे, बाय हीटिंग प्रोसेस प्लेस्ड अंडर वैक्यूम। वैक्यूम मतलब तुम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर देकर प्रेशर निकाल कर उसका वाटर जो है वो निकाल लिया, ऐसे हो सकता है। एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वो क्या करता है, कोई भी सॉल्ट जहाँ पर वाटर क्रिस्टलाइजेशन है उसको निकाल के लेता है। ठीक है, जैसे हम लोग को पता है शुगर सॉल्यूशन में अगर तुम कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो तो वो चार कर जाता है। चारिंग मतलब वो काला हो जाता है। ठीक है, बर्न इट विल बर्न इट आउट। क्यों बर्न होता है, क्योंकि ये जो वाटर है, वाटर को ये निकाल देता है। सिंपल कार्बन रहता है इसलिए इसको कहते हैं चार्ट।
ठीक है। Next, what is efflorescence? Efflorescence, we know that it is a property of losing water in exposure of dry air. मतलब कोई भी सब्सटेंस जैसे वॉशिंग सोडा ये सब ले लिया तो उसको लेकर तुम अगर ड्राई एयर में रख दो तो वहाँ से जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है वो गेटिंग आउट हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर में वाटर कंटेंट कम है तो क्रिस्टल से वाटर बाहर निकल जाता है और ये ड्राई हो जाता है, इसको कहते हैं इफ्लोरेसेंस। ठीक है। और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या है? जो मॉइस्चर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मतलब सर्टेन सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द ह्यूमिड एयर, तो दैट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। क्लियर? और डिलिक्वेशन सब्सटेंस क्या है? वो सेम सेम प्रिंसिपल रहता है, वो भी एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर से, बट इट गेट्स डिजॉल्व इन इट, उसमें वो डिजॉल्व हो जाता है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस डिजॉल्व नहीं होता है, जस्ट वाटर उससे ले लेता है। बट डिलिक्वेशन सब्सटेंस क्या होता है? वो लेकर वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है। तुमको शायद पता नहीं है, पर हम लोग जब छोटे क्लास में थे तो हम लोग को जो सॉल्ट मिलता था ना, वो सॉल्ट हमेशा पैकेज नहीं रहता था। जैसे तुम लूज भी सॉल्ट खरीद सकते हो, तो वो सॉल्ट इस रेनी सीजन में क्या हो जाता है, दैट बिकम स्टिकी। तुम अभी भी देख सकते हो कोई किसी किसी जो नॉन ब्रांडेड सॉल्ट का जो पैकेट है, उसका पैकेट किचन में जाकर तुम अगर ट्राई करो तो उसमें देखोगे थोड़ा सा स्टिकी सॉल्ट होता है। क्यों स्टिकी सॉल्ट होता है? क्योंकि उस सॉल्ट में ये इम्प्योरिटी रहता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो वो क्या करता है ऐसे रेनी सीजन में, जब जब ह्यूमिड एयर ज़्यादा होता है तो मॉइस्चर से पानी निकल कर उसमें वो डिजॉल्व हो जाता है, और जो सॉल्ट का जो पैकेट है वो बिकम स्टिकी। क्लियर वो? चलो। और नेक्स्ट जो था ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का एक डिफरेंस है। ड्राइंग एजेंट क्या करता है? उसमें कोई केमिकल नेचर का चेंज नहीं करता, जस्ट वाटर जो है उसको ले लेता है। ठीक है। बट मतलब फिजिकल चेंज करता है। बट डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो करता है तो वहां से पूरा केमिकली चेंज कर देता है। जैसे देखो, ग्लूकोज को कार्बन में, सुगर चारकोल में कन्वर्ट कर देता है, फॉर्मिक एसिड को कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। बट ड्राइंग एजेंट जनरली यूज होता है ऐसे एक कंटेनर रहता है, इसको डेसिकेटर कहते हैं। डेसिकेटर के अंदर ऐसे कैल्शियम क्लोराइड रखा जाता है, और कोई भी ह्यूमिड सब्सटेंस को ऐसे कंटेनर में इसके ऊपर रखा जाता है। तो ये कैल्शियम क्लोराइड ये ह्यूमिड सब्सटेंस से वाटर को खींच कर इसको ड्राई कर देता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। ठीक है। तो मैं वाटर का लास्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ, करके हम लोग वो जो लास्ट जो डीपी दिया था वो चेक कर देते हैं। ओके। चलो, दिक्कत नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तुम अगर एक बार चेक भी करोगे तो तुमको वो मिल जाएगा। Just a minute. तो हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो व्हाट इज मीन बाय हार्डनेस ऑफ वाटर? तो हम लोग को कैसे पता चलता है वाटर में हार्डनेस है? हाउ टू नो वाटर कंटेन्स हार्डनेस? एनी आइडिया? अनीता, एनी आइडिया वो? मतलब मैं बोल रहा हूँ, हाउ कैन यू चेक एंड वाटर कंटेन्स हार्डनेस?
दैट मीन्स यू आर सेइंग लेदर मतलब कैसे लेदर फॉर्म होता है, जब उसमें तुम कोई भी सोप को उसमें रब करोगे ना, सोप यूज करोगे उसमें, तभी तो लेदर फॉर्म होगा। यही तो बात है। तो मतलब जो हार्डनेस जो होता है, इट इज ड्यू टू द solubility of different salt in water। यही तो फंडा है। और इस बेसिस में हार्डनेस को हम लोग दो टाइप में डिफाइन कर सकते हैं, एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर जनरली हाई मिनरल और हाई सॉल्ट कंटेंट रहता है, हाई मिनरल कंटेंट यू कैन से। तो इसमें क्या रहता है, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है। तो हार्ड वाटर जनरली मिलता है कहाँ पर, जो कुआ का पानी होता है ना, कुएं, वेल, वेल वाटर जिसको कहते हैं हम लोग, जैसे जो वेल होता है, वो वेल वाटर में हार्ड वाटर मिलता है। जी सेक्शन में सी वाटर में भी मिलता है, ठीक है। और जो सॉफ्ट वाटर होता है, वो जो सॉफ्ट वाटर, उसमें लो मिनरल कंटेंट होता है, समटाइम्स सोडियम प्लस भी रह सकता है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस कभी कभी रहता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा सॉफ्ट वाटर का, जो हम लोग घर में यूज होता है, आरओ वाटर कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर, कभी कभी रेन वाटर कहते हैं ना, रेन वाटर जो रेन से आता है। और एक होता है डिस्टिल्ड वाटर, जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, देखे होगा ना, ऐसे एक कंटेनर रहता है लैब में, उसे डिस्टिल वाटर कहते हैं। तो तुम एक कंटेनर ले लिया, ऐसे कंटेनर ले लिया, और एक दूसरा भी एक कंटेनर ले लिया, तो इसमें तुम हार्ड वाटर ले लिया, इसमें तुम सॉफ्ट वाटर ले लिया। अब तुम जो लिक्विड सोप होता है ना, कि लिक्विड सोप का ड्रॉपलेट इसमें डाल, ये है लिक्विड सोप का ड्रॉप। तो लिक्विड सोप हम लोग को मिलता है, वो ड्रॉप तुम इसमें डाल, तो क्या होगा, मतलब इसमें ज्यादा झाग पैदा होगा ना, मतलब a lot of leather with soft water। और इसमें a few leather, हो सकता है नहीं भी हो। तो ये क्या क्यों होता है, एनी आइडिया। तो बेसिकली सोप्स में क्या रहता है, एनी आइडिया, सोप्स, व्हाट इज दिस कंटेंट ऑफ सोप्स। तो सोप्स बेसिकली ऐसे फैटी एसिड का चेन रहता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट।
Soaps are the sodium salts or potassium salts of high fatty acid. सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का कंसेप्ट क्लियर करो, हाँ, ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. Now, when you mixed with water, water contain calcium salt and magnesium salt. Okay, so they form with the this sodium ion and potassium ion. They form the substitution process. मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ जब जब तुम इसको रिएक्ट करोगे तो इट विल फॉर्म क्या फॉर्म हो जाएगा, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म, अ कार्डी प्रेसिपिटेट विल फॉर्म. जैसे ये जो फैटी एसिड का चेन है उसके साथ ये रिएक्ट कर जाए, जिसको हम लोग कहते हैं स्काम. हम उसको क्या कहते हैं, स्काम कहते हैं ना. बट ये अगर तुम सॉफ्ट वाटर से यूज करते तो सॉफ्ट वाटर में तो मैग्नीशियम कैल्शियम नहीं रहता था, तो लेदर विल फॉर्म इजी. और तुम जितना घिसोगे, ये जो सोप है जो वो हार्ड वाटर में तुम जितना घिसोगे उसके बाद अगर पूरा जो कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट है वो पूरा प्रेसिपिटेट आउट हुआ, देन ओनली लेदर विल फॉर्म. मतलब व्हेन दिस टोटल scum will getting out, then it can form leather. मतलब इसमें क्या हो रहा है, मोर सोप इज नीडेड, मोर सोप इज लॉस्ट. ये जो स्काम होता है जो बाथ टब में यूज होता है वो सिंक्स को क्या कर देता है, उसमें एक प्रेसिपिटेट जैसे हो जाता है. ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा जो इम्प्लीकेशन होता है, जो बॉयलर्स वगैरह होता है ना इंडस्ट्री में, ये काम बॉयलर्स में एक लेयर फॉर्म कर जाता है, इसलिए बॉयलर यूजलेस होता है. बॉयलर्स कभी कभी क्रैक हो जाता है इस काम के वजह से. अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड द व्हाट इज मीन बाय द हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर बहू? अच्छा, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, जो स्काम क्या है, स्काम होने से लेदर फॉर्म नहीं होता है, ये द कंसेप्ट उनको क्लियर होना चाहिए. अब ये हार्डनेस का टू टाइप होता है. एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेम्पोररी हार्डनेस, जो बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम कैल्कुनेट्स कैल्शियम सॉल्ट से बनता है, जिसको कहते हैं बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट. ठीक है, और एक होता है जिसको हम लोग परमानेंट हार्डनेस कहते हैं. परमानेंट हार्डनेस, इट इज ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है, अब ये दोनों टाइप का जो हार्डनेस है हम लोग कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं, यही तो फंडा है. सो
टेम्पोरारी हार्डनेस। तो इट इज ड्यू टू, मैं पहले भी बोला, इट इज ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों से होता है। And it can be removed by the two method. One is called boiling and second is called, a method is known as Clark's method। थोड़ा सा देख लेना, ये तुम्हारा बुक में शायद होगा, दालाल में तो हो सकता है। तो बॉइलिंग मेथड में क्या होता है, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, जब इसको तुम हीट करोगे बॉइलिंग में, it will form insoluble magnesium hydroxide और insoluble calcium hydroxide, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग आउट, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल गेटिंग आउट। ओके, तो ये दोनों प्रेसिपिटेट अगर सेपरेट हो जाए तो वाटर बाई विल बी सॉफ्ट वाटर बाई separation of this precipitate। नेक्स्ट द मेथड इज कॉल्ड क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में क्या यूज होता है, इसमें लाइम वाटर यूज होता है। द की सब्सटेंस बट की कंपोनेंट। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ। वो सॉरी सॉरी, मैं भी भूल गया, MgCO3 हो। सॉरी 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 सॉरी, MgCO3 हो और H2O भी हो। ठीक है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, और यहाँ पर CaCO3 हो। सॉरी, ठीक है, यही दिया है ना। अच्छा, मैं शायद मेरा दिमाग में ये क्लार्क मेथड का कंपोनेंट घूम रहा है, इसलिए मैं ये लिख रहा। सो लाइम वाटर इज यूज्ड फॉर द क्लार्क्स मेथड, इट्स कॉल्ड लाइम वाटर। तो लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या होता है, अगर तुम CaHCO3 होल टू ले लिया, उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और वाटर मिलता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें सेपरेट आउट होता है। सिमिलरली तुम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ले लिया और उसके साथ भी तुम लाइम वाटर डाल दिया, ये लाइम वाटर है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही लाइम। तो यहाँ से भी कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और यहाँ से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और पानी मिलेगा। ओके, तो इससे तुमको सेपरेशन यूज हो इजी होगा। मतलब प्रेसिपिटेट को अगर तुम निकाल लो तो पानी सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। अब ये जो परमानेंट हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस। So in permanent hardness, it is, we know that it is due to magnesium sulfate, magnesium chloride, calcium chloride, calcium sulfate ऐसे salt कर लो। Okay. So now the removal process क्या है? First, treatment with washing soda. Treatment with washing soda. So you can write in this way, जैसे क्लोराइड सॉल्ट ले लिया, जैसे MCl2 है,
उसके साथ तुम सोडियम कार्बोनेट को यूज कर, तो क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये मेटल कार्बोनेट हो जाएगा और इसमें सोडियम क्लोराइड जो वाटर में डिजोल्व है वो सेपरेट आउट होगा। ये मेटल क्या होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो ये टाइप रिएक्शन है। एक रिएक्शन में दिखा देता हूँ, जैसे तुम एक मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, उसके साथ सोडियम कार्बोनेट का यूज किया, तो इट विल गिव यू मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, तो इट इज कॉल्ड washing soda method. Second method is known as Calgon method. Calgon's process. तो कैलगॉन इज है बेसिकली एक सॉल्ट है, जैसे सिलिकेट टाइप का, फॉस्फेट टाइप का एक सॉल्ट है। इसका एक फॉर्मूला होता है कैलगॉन का, दैट इज Na6P6O18। तो इट इज कॉल्ड सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। अगर इसको तुम डिसोशिएट करोगे तो इसका आयन होगा ऐसा, 2Na+ एक होगा, और ये होगा Na4P6O18 2-, ऐसे दो सॉल्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब इस सॉल्ट को साथ, इस सॉल्ट के साथ तुम अगर सपोज कैल्शियम आयन का रिएक्ट कर रहे हो, कैल्शियम सॉल्ट का, तो ये कैल्शियम सॉल्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट होकर ये कैल्शियम अंदर चला जाएगा एंड इट विल फॉर्म Na2 कैल्शियम P6O18 प्लस 2Na+। ठीक है, और इसका एक एडवांटेज भी है। इसका एडवांटेज ये है, ये वाटर सॉल्युबल एनायनिक कॉम्प्लेक्स, वाटर सॉल्युबल एनायनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब तुम एनायनिक कॉम्प्लेक्स को तुम वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में डाल दो। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कैलगॉन्स मेथड। और क्या हो सकता है, और भी एक मेथड है, इसको हम लोग कहते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में जनरली हम लोग को किसी किसी इंडस्ट्री में भी यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं आयन एक्सचेंज जियोलाइट्स। तो आयन एक्सचेंज मेथड using zeolites, and another is permuted process. तो zeolite बेसिकली इट्स ए सिलिकेट सॉल्ट। ओके, तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, जैसे NaAlSiO4। এক মুঠো করে তিন তিন মুঠো নেই, এক মুঠো করে তিন .XH2। ओके, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे Na2Z। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मतलब इसका कॉम्प्लेक्स को मैं Z से डिफाइन कर रहा हूँ। तो Na2Z प्लस M, M मतलब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो उससे क्या हो जाएगा, ये MZ बन जाएगा और सोडियम आयन मीडियम में चला जाएगा। ठीक है, सो इट इज द यूज ऑफ जियोलाइट। तो तुम देखो इसमें क्या हो रहा है, बार बार जो हम लोग, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, जो मेटल है, कैटायन पार्ट है, उसको मैं सेपरेटेड आउट कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट और एक हो सकता है जिसको कहते हैं सिंथेटिक रेजिन मेथड। ये मैं पर्सनली भी किया हूँ, जब मैं केमिकल कंपनी में काम किया करता था अदानी में, तो उसमें ये एक प्लांट था जिसको कहते हैं DM प्लांट, डीमिनरलाइज प्लांट। उसमें एक रेजिन यूज होता था, रेजिन का बेट,
वहां से क्या करता था, आयंस को डीमिनरलाइज करता। तो वो भी एक प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक रेजिन मेथड। तो सिंथेटिक रेजिन मेथड में कैटायन एक्सचेंज रेजिन यूज होता है, मतलब कैटायन एज इट इज एक्सचेंजिंग। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन contain large organic molecule with sulfonic acid SO3H and are water insoluble. Are water insoluble. Ion exchange resin RSO3H is changed to RNA, मतलब कैटायन एक्सचेंज रेजिन RNA में कन्वर्ट हो by treating with NaCl। ठीक है, तो मतलब RSO3H से अगर तुम NaCl को रिएक्ट किया तो इट विल फॉर्म RNA, इट इज कॉल्ड कैटायन एक्सचेंज। अब ये RNA को तुम हार्ड वाटर के जो सॉल्ट है उसके साथ रिएक्ट कर दो, तो इट विल फॉर्म R2M प्लस Na प्लस। अच्छा, ओके। सो द any alkyl hydrocarbon like group when react with the hard water, it will form R2M and H plus will। जैसे तुम एक अगर कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ये भी एक कैटायन एक्सचेंज रेजिन है, इसमें साथ कैल्शियम 2 प्लस का रिएक्ट किया, इट विल फॉर्म RCOO होल टू Ca प्लस H प्लस। ओके, तो ये सिंथेटिक रेजिन यूज होता है कैटायन एक्सचेंज के लिए। अब एनायन एक्सचेंज के लिए क्या यूज होगा? For the case of anion, let's say chloride or sulfate के, for the case of anion exchange resin is used. Anion exchange resin is used, which contains NH2 और OH groups। तो उसमें क्या होता है, तुम एक RNH2 ले लिया, उसके साथ तुम वाटर का रिएक्ट कर रहे हो, तो इट विल फॉर्म RNH3 प्लस OH माइनस, it become activated anion exchange resin। Now think it contains chloride, तो Cl माइनस यहाँ से यूज हो रहा है, मतलब ये Cl माइनस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब RNH3 प्लस Cl माइनस बन जाएगा और OH माइनस निकल जाएगा। ये Cl माइनस की जगह में तुम सल्फेट भी यूज कर सकते हो, बाइकार्बोनेट भी यूज कर सकते हो ऐसे। ठीक है बाबू, ये रेजिन प्रोसीजर क्लियर हुआ?
अच्छा, लास्ट जो हम लोग हार्डनेस वाटर में है, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस, तो शायद देखा होगा, जब घर में प्यूरिफायर को सर्विसिंग करने को आता है कोई भी इंजीनियर, तो वो क्या करते हैं, एक मशीन लेके आता है ऐसे, इसको कहते हैं टीडीएस मेथड, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट। तो ऐसे भी एक जो टीडीएस निकलता है वो एक यूनिट से निकलता है, इसको कहते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? पीपीएम इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। और एक भी होता है पार्ट्स पर बिलियन। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट or equivalent to various calcium and magnesium salts present in water by mass. ओके, मतलब मैं तुमको समझा रहा हूँ, जैसे सोचो डिग्री ऑफ रैंडमनेस को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, weight of the impurities in terms of calcium carbonate, weight of the impurities in terms of calcium carbonate by weight of the solution इंटू 10⁶, क्योंकि मिलियन है। ठीक है। আমি চা খেয়েছিলাম। तुम लोग को इसका कोई न्यूमेरिकल्स आ रहा है तुम लोग का बुक में, तो देख लो, तुम एक हार्डनेस का एक न्यूमेरिकल करा दूंगा। बुक में कोई भी हार्डनेस का कोई न्यूमेरिकल्स। अच्छा, और कुछ है ऐसा कोई टॉपिक वाटर में जो हम लोग को नहीं हुआ है? तो शायद हम लोग का कंप्लीट हो गया ना वाटर का चैप्टर। अच्छा, स्कूल में क्या हो रहा है अभी? मतलब ये जो चैप्टर हम लोग कंप्लीट किया, वही तो था क्या? वो हाइड्रोजन सेपरेट चैप्टर है? चैप्टर, ओके। तो मैं क्या करूँ बोलो, तुम वो जो टेस्ट है वो क्या अभी दोगे क्या? मैं हाइड्रोजन थोड़ा सा स्टार्ट कर दूंगा। हाँ बोलो, बोलो बोलो। ठीक है, मैं टेस्ट डिस्कस कर दूंगा। Just a minute.
फास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करो, ये क्या होगा? Yes, you can say solution where solvent is a liquid. This is non-aqueous solution. एग्जाम्पल दे सकते हो नॉन एक्वा सॉल्यूशन का? कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐसे। हम्म, আমি জানি। আমি যাচ্ছি, আমি 10 মিনিট পর টাইম নেই। अच्छा, नेक्स्ट का क्या होगा? व्हेन अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर इज डेली क्वेश्चन, डेली क्वेश्चंस। Okay, next, a substance which contains water of crystallization or hydrated crystal, you can say hydrated crystal. Okay, when a substance absorbs moisture from atmosphere but does not form a solution, hygroscopic substance, very good. Next, when a compound loses in water of crystallization on exposure to dry air, हाँ बोलो, efflorescent, efflorescent substance. Next क्या था? Substance that can remove hydrogen and oxygen atoms in ratio of 2:1. क्यों? The substance that can remove the hydrogen and oxygen atoms in the ratio of 2:1, मतलब वाटर ही निकल रहा है ना, तो क्या कौन कर सकता है ये? कौन कर सकता है जो वहां से वाटर को ये रेशियो में ही निकल रहा है? देखो, मैं यहाँ पर तो मेंशन भी किया था। तुम एक चीज देखो, ये जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। वहां से देखो, ठीक वाटर और हाइड्रोजन का 6H2O निकला, मतलब 2:1 रेशियो में। मतलब कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर? ऐसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे भी सकता है। चलो, then water is an excellent liquid to use in cooling system. Capacity, high specific heat capacity. Okay, therefore it absorbs and absorbs a large amount of heat. Hence, it is used as in a cooling system. Okay, it can retain the heat. अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अ सॉल्यूशन इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। तो इट्स अ ट्रू सॉल्यूशन होगा ना। कोई भी ट्रू सॉल्यूशन, उसमें जो सॉल्यूट्स का साइज का रेंज है, सॉल्यूट साइज रेंज होता है 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁻9 मीटर, are dissolved in water and they get completely dissolved in the interparticle spaces between the water molecules. Hence, the solution become clear and transparent. So the particles enters at the intermolecular space between water molecule. So that is why it appears transparent and clear. Okay, Babu?
नेक्स्ट क्या बोला है, लेक्स रिवर्स डू नॉट सडनली फ्रीज इन विंटर. Yes, that is anomalous expansion of water, and as well as it contains high specific heat capacity as well. Okay, so when it will solidify, it needs to release a huge amount of heat from freezing. So hence the river and lakes do not freeze suddenly. So two reason है, एक anomalous expansion तो होगा ही, anomalous expansion reason, and second is due to high heat capacity of water. So to release, it needs huge amount of heat to release. Okay. Okay. Next क्या है? The solute cannot be separated from solution by filtration. That means it's a homogeneous mixture. Okay. Uh, it become a homogeneous mixture where the particles enter at the interparticle distance between the atoms. So it cannot be separated by the filtration force. Fused calcium chloride or H2SO4 is used in desiccator. Which one is used? क्या यूज होता है? CaCl तो अभी तो दिखाया, desiccator के नीच में रहता है. Next, normally solubility of crystalline solid increases with temperature. Does it increases uniformly in all cases? Name the substance whose solubility uh, increase rapidly with temperature. First बोलो, does it increase uniformly in all cases? No. So answer complete हो गया. Next, give an example where increase rapidly with temperature. Very good. Potassium nitrate. Increases gradually with temperature. Bromide or bromide you can say. इसका स्लोप थोड़ा सा कम ही है, ब्रोमाइड बोलना बेटर होगा. क्लोराइड भी हो सकता है, बट क्लोराइड का थोड़ा सा पिक हाई है. तो इंक्रीजेस स्लाइटली विथ टेम्परेचर. Sodium chloride, and the initially increases then decreases, rise in temperature. Hydrated calcium sulfate. Hydrated calcium sulfate. अगर यहाँ पर भी टेम्परेचर मेंशन होता तो जो हम लोग का जो एक्सेप्शनल बिहेवियर था सॉलिबिलिटी का वो हो जाता. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेम द सब्सटेंस व्हिच गिव वाटर. जैसे व्हिच गिव वाटर. अच्छा, कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट एंड परमानेंट. यस. ओके. नेक्स्ट था, व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. यस, एक्वाटिक एनिमल्स एज वेल एज एक्वाटिक प्लांट भी हो सकता है ना. और so used in photosynthesis and as well as in the cold drinks वगैरह वहाँ पर भी यूज होता है CO2 to make it fizzy. नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप. ये मैं बोलने भूल गया, तो ट्राई करो तो. डिटर्ज हाँ, मतलब detergent or semi-synthetic detergent have sulfonic acid too, where sodium and magnesium salts
Synthetic detergents are contains the sulfonic acid group where sodium and magnesium salts are soluble, hence it do not form scum. Okay, मतलब it is मतलब detergent contains sulfonic acids, contains sulfonic acids group where sodium and magnesium salts are soluble, and hence they do not form scum. Okay. पारमोटिक मेथड, व्हाट इज पारमोटिक मेथड, अभी तो बोला। पारमोटिक मेथड में क्या यूज होता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ओके, और इज कॉल्ड आर्टिफिशियल जियोलाइट। सो द प्रोसेस यू कैन मेक इट आउट। ओके, तो क्लियर हुआ इसका डाउट। और मैं एक डीपीपी दे दूं उसको वाटर के ऊपर। ठीक है। तो मैं आज हाइड्रोजन नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी तो इमरजेंसी तो अभी नहीं है ना हाइड्रोजन का लिए। अच्छा, तुम लोग का एग्जाम कब होगा वो? अच्छा अच्छा अच्छा। अभी जो हाफ ईयरली का जो सिलेबस है उसमें हम लोग का हाइड्रोजन ही बाकी है। कौन सा वो? राइट, अरे ठीक है। तो हम लोग को शायद जुलाई में ही हो जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, मैं एक डीबीबी भेज रहा हूँ, तू थोड़ा सा कर लेगा, हाँ। और कुछ डाउट है वाटर में? और इसका रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ। बाय।